आप सभी को नमस्कार। बालाजी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जो इंस्टीट्यूट है अपने जो भी अपने प्रजनन केंद्र थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो पशुओं की चयन की विधियाँ है, वो पशुओं का भार कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर पशुओं को चिन्हित कैसे किया जाता है, ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा जो पिछला आपका ज्ञान है उसका टेस्ट ले लेते हैं। कुछ आपसे प्रजनन केंद्र पूछूंगी, उसके आप जवाब दीजिएगा। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन है, जो राठी गाय है हमारी, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जल्दी से आंसर दीजिएगा और देख के नहीं देना है ना, इसकी टर्म कंडीशन भी है अपने, देख के आंसर नहीं बताओगे। बताइए जल्दी से, और देख के कोई नहीं बताएगा। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का है, तो इसमें क्या लोग देख के और बता देते हैं। जैसे आपको छोटा सा पिछला बताऊँ, अभी मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले तो क्या करते हो, स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल में उनको एग्ज़ाम होते थे और मार्क्स वगैरह कम मिलते थे। अभी क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट लग रहे हैं, हर टीचर ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं उनका। तो ऑनलाइन में वो क्या करते हैं, अपने मम्मी वगैरह को बुक दे के पास में बिठा देते हैं। मम्मियाँ होती है क्या, वो थोड़ी ऐसे ही होती है, अपनी इमोशनल ब्लैकमेल जल्दी हो जाती है। तो वो बच्चे पास में लेके बिठा देंगे, जैसे ही क्वेश्चन आया, मम्मी मम्मी इसका बताओ उसका बताओ, है ना। तो अपने बच्चों वाली हरकतें तो करनी नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बच्चे तो हो जाएंगे पास, अगली क्लास में आ जाएंगे, लेकिन अपने तैयारी अच्छे से करनी है ना। तो एक का ही आया अभी, धीरज कंवर, इन्होंने बताया है नौहर हनुमानगढ़। सही है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी लोगों का? लाखन सिंह, देवेंद्र, देख के मत बताना भाई, कोई नहीं आता है कोई बात नहीं, देख के नहीं बताएं। नेक्स्ट बताइए, गिर गाय, गिर गाय का कहाँ पे है प्रजनन केंद्र? गिर गाय का प्रजनन केंद्र, गिर गाय का तो मैंने आपको स्पेशली याद भी करवाया था, झालावाड़, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार पारकर की। थार पारकर का बताएं आप, थार पारकर। छत्तीसगढ़ बोल रहे हो आपके, सुना ही थार पारकर का। हाँ, थार पार का बताया है धीरज ने, और लोग भी बताएं भाई। इसका मतलब पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा नहीं है। कहाँ है थार पारकर का? जो ट्रिक से याद किए थे वो याद है, और बाकी जिसका ट्रिक नहीं लगाई वो याद नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए आपको उनको मैंने बताया था उसी प्रकार याद करना है। अब इसमें क्या, दो तीन जो हमारे बाकी रह गए थे वो नोट कर लें आप, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फर्स्ट लिखो, केंद्रीय ऊन एवं ऊंट विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन एवं ऊंट विकास बोर्ड, है ना। एक लिखिए, केंद्रीय केंद्रीय ऊंट, केंद्रीय ऊन एवं ऊंट विकास बोर्ड। कहाँ पे है, किसी को पता है इसका, बताएं। केंद्रीय ऊन एवं ऊंट विकास बोर्ड का कहाँ पे पता है आप लोगों को? है जोधपुर। करेक्ट आंसर है आपका जोधपुर। जोधपुर है ना, केंद्रीय ऊंट एवं ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ये आप उसमें ऐड कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे है? अजमेर, अजमेर है ना।
अंडों की टोकरी किसको कहते हैं? अजमेर को, है ना, याद रखना, अंडों की टोकरी भी अजमेर को बोलते हैं। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है अजमेर में। एक लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, ये कहाँ पे है? कमेंट कीजिए किसी को पता है तो। गुवाहाटी असम, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम के अंदर है ना। वैसे तो अपने कोर्स में पिग नहीं है, लेकिन रिसर्च सेंटर्स वगैरह जो भी है आपको याद होने चाहिए, है ना, किसी भी कंपटीशन के हिसाब से। ये है गुवाहाटी असम में, है ना, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, कोर्स में नहीं है फिर भी। ये हो गए अपने जो मेन थे एनिमल हस्बेंड्री के रिसर्च सेंटर्स, वो हो चुके। जो प्रजनन केंद्र वगैरह थे गाय वगैरह के, वो अपन पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा पशुधन चयन। जैसा कि हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था चयन क्या होता है। ये क्या होता है, जो पशुओं का झुंड होता है उसमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उत्तम पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है। वो तो ठीक है, चलो चयन करते हैं, लेकिन अब करते कैसे, उसकी भी कई विधियां होती है। जैसे आप बात करें, फर्स्ट विधि होती है इसकी वैयक्तिक चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन। सेकंड हम बात करते हैं वंशावली या पेडिग्री सिलेक्शन होता है। थर्ड होती है संतति परीक्षण, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदर्शन व्रत चयन। एक नेक्स्ट होता है प्रदर्शन व्रत चयन, शो रिंग सिलेक्शन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होता है स्कोर कार्ड, है ना, स्कोर कार्ड के द्वारा भी सेलेक्ट किया जाता है पशुओं को। बात करते हैं जैसे वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो इसमें पशु होता है उसे बाह्य जो गुण होते हैं उनको देख के और उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान ले कि आप हमें डेयरी के लिए पशु सेलेक्ट करने हैं। अब डेयरी के लिए पशु यानी दूध उत्पादन के लिए, तो हम उसका जो दूध उत्पादन गुण है वो कितना दूध दे रहा है या उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो कितना लंबा चल रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमें पशु को खेती के काम में लेना है। अगर खेती के काम में लेंगे तो हम उसका क्या देखते हैं कि वो अच्छा भारवाही होना चाहिए पशु, है ना, वो अच्छा भारवाही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे मांस उत्पादन। अगर हम मांस उत्पादन के लिए पशु को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पशु कैसा होना चाहिए, अधिक मांस उत्पादन वाला और अच्छे मांस वाला होना चाहिए। और जो जैसे कि ये वैयक्तिक चयन है, ये इसको हम देखकर किया जाता है, तो इसका एक दूसरा नाम कभी कभी आ सकता है आपके सामने, वो है दृश्य चयन। इसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य चयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशावली। वंशावली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको ये पेडिग्री सिलेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वंशावली रिकॉर्ड यानी जैसे कि पशु के जो माता पिता दादा दादी ये सभी होते हैं, उनकी वंशावली रिकॉर्ड को देखकर पशु को चयन किया जाता है। इसका हमारे सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें क्या होता है कि छोटी उम्र पे ही पशु का चयन कर लिया जाता है। मान लो कि जैसे कोई गाय है, वो अगर अच्छा दूध उत्पादन दे रही है तो उसके द्वारा उत्पन्न जो बछिया है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है, कम उम्र के अंदर पशु का चयन कर लिया जाता है। कम उम्र में पशु का चयन कौन सी विधि में होता है, तो आप बताएंगे ये होता है वंशावली या पेडिग्री सिलेक्शन, है ना, क्योंकि उसके जो माता पिता होते हैं उनको देख के हम उसकी संतान का सिलेक्शन कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतति परीक्षण या प्रोजेनी टेस्ट। ये क्या होता है, इसको हम जनरली जीनोटाइप सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर सांड होता है, नर सांड का चयन किया जाता है। नर सांड को चयन करने के लिए उसकी प्रोजेनी का टेस्ट, यानी जो उसकी प्रोजेनी है, संतति है, उसका जो प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन को देख के और हम नर सांड के गुणों का पता लगाते हैं। इस प्रकार ये होता है प्रोजेनी टेस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब लिमिटेशन है इसकी कि जो सांड होता है वो एक तो अधिक उम्र का हो जाएगा। मान लो कि जैसे उसकी सांड की जो बछिया है उसके गुण जब वो प्रदर्शित करेगी, उन गुणों को देख के हम सांड को सेलेक्ट करते हैं, तो वो सांड क्या होगा, अधिक उम्र का हो जाएगा। और ये विधि होती है वो बहुत खर्चीली भी होती है। अगर आपसे पूछ ले ये नर पशु का चयन के लिए स्पेशल विधि का नाम, तो ये होती है संतति, उसकी संतति के आधार पर किया जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदर्शन व्रत चयन या शो रिंग सिलेक्शन। अब शो रिंग सिलेक्शन क्या होता है, इसके जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, प्रदर्शनी यानी जो प्रदर्शनी और मेले होते हैं ना, उसमें जो विजेता पशु होता है, विजेता पशु को चयन
का चयन किया जाता है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक बीच में मतलब 2 पोल वगैरह गाड़ के 2-3 और उसके चारों तरफ रस्सी बांध दी जाती है और बीच में जो है चयनकर्ता खड़े हो जाते हैं। चयनकर्ता बीच में खड़े होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि सभी पशुओं को व्रत के चारों तरफ घुमाया जाता है। अब चारों तरफ घुमाने के बाद वो अंदर वाले उनको देखते हैं कौन सा पशु कैसा है कैसा नहीं है, उसके गुण देख के और उसको चयन कर लेते हैं। तो ये स्पेशली क्या होता है, जो मेले होते हैं और प्रदर्शनियाँ होती है वहाँ पे पशु को इस विधि से सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से पशु को चारों ओर घुमा के और फिर उसमें से जो उत्तम पशु है उसका चयन कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणांकन पत्र विधि या स्कोर कार्ड विधि। ये जो स्कोर कार्ड होती है विधि होती है, ये सबसे उत्तम यानी सर्वोत्तम कहते हैं जिसको, सर्वोत्तम विधि है। ये सर्वोत्तम विधि क्यों है, क्योंकि इसमें जो पशु होते हैं उनके अलग अलग गुणों के आधार पर उनको अलग अलग अंक में डिवाइड कर दिया जाता है और उन अंकों के आधार पर ही पशु का चयन किया जाता है ना। इसमें मेनली 4 भागों में हम करते हैं। इस विधि में पशु के शरीर को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए अंक निर्धारित कर देते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया है। और उसके लिए क्या होता है, जो टोटल अंक होते हैं वो होते हैं 100 अंक और उनको 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। किस प्रकार करते हैं, एक तो होती है जैसे पशु कैसा दिखता है, उसकी सामान्य जो स्वरूप होता है या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल अपीयरेंस। और जनरल अपीयरेंस के आधार पर पशु को कितने मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 अंक। अब 30 अंक में से पशु को जो जैसा पशु दिखता है वैसे उसको अंक मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी गुण। जो डेयरी गुण यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है दूध उत्पादक गुण है ना, जो पशु मतलब दूध उत्पादन में कैसा है कैसा नहीं है इस चीज़ को देखा जाता है। इसके लिए कितने अंक निर्धारित है, 20 अंक। 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर क्षमता या बॉडी कैपेसिटी। शरीर क्षमता या बॉडी कैपेसिटी के लिए भी 20 अंक ही निर्धारित किए हुए हैं। जैसे उसका शरीर कैसा दिखता है, कैसी कैपेसिटी उसकी कैसी है शरीर की, उसके आधार पर ये अंक किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तनीय या अयन। नेक्स्ट जो 4th पार्ट है उसमें है स्तनीय या अयन तंत्र, यानी कि जो स्तन का तंत्र है उसको देखकर, यानी उसके स्तन कैसे हैं, उसका जो अयन तंत्र है वो कैसा है, विकसित है नहीं है, उसको देख के अंक दिए जाते हैं। वो मैक्सिमम अंक होते हैं 30। तो इसमें आप देखें कि तो हमने अंक निर्धारित जो किए हुए हैं इनके जो सामान्य स्वरूप है इसमें, यानी मतलब जनरल दोनों चीज़ें देखकर, दोनों जो 30 जो मैक्सिमम अंक है ना, वो जैसे एक तो आप ओवरऑल पशु की जनरल अपीयरेंस देख लो उसके लिए 30 अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और 30 किसके हैं, तो एक तो ओवरऑल अपीयरेंस देख ली हमने, एक होता है अयन तंत्र। 2 चीज़ों को ही 30 अंक दोनों को मिले हुए हैं ना। अपन को 2 ये याद रखनी है, उसके बाद आपको 20 अंक तो वैसे भी याद रह जाएंगे। एक है हमारा जनरल अपीयरेंस यानी पूरा पशु को देखना है, और एक है उसका जो अयन तंत्र है। जैसा अयन तंत्र होगा वैसे अपने आप ही उसका दूध अच्छा निकलेगा, है ना। अयन तंत्र अच्छा होगा तो इसीलिए उसके लिए 8 से 30। नेक्स्ट ये जैसे प्राप्तांकों के आधार पर इन पशुओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है जिसमें सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी में कौन से पशु आते हैं, जिन पशुओं के अंक, जो पशु को प्राप्तांक हुए हैं उनमें जो जिन पशुओं के 0 से 50 अंक आए हैं, यानी कि 0 से 50 अंक के बीच में जो पशु है उनको हम किस श्रेणी में गिनेंगे, सामान्य श्रेणी में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड श्रेणी होती है उत्तम श्रेणी। अब उत्तम श्रेणी में हम किसको गिनेंगे, जिसके 50 से 75 अंक है ना। जिस पशु के 50 से 75 अंक आए हैं उस पशु को हम किस श्रेणी में गिनते हैं, उत्तम श्रेणी में, है ना। और फिर नेक्स्ट आती है सबसे लास्ट श्रेणी जो होती है सर्वोत्तम श्रेणी, यानी जिस पशु को सबसे अच्छे अंक मिलते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, जो कितने हैं 75 से 100 अंक, है ना। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है सब अंकों का, भाई कितने अंक आए हैं पशु को तो वो कौन सी श्रेणी में है ना। ये पशुओं का अंक का आपको ध्यान में होना चाहिए। पहले तो आपको वो चारों चीज़ें याद होनी चाहिए, उसके बाद है कि भाई किस कैटेगरी में कौन सा पशु आएगा। तो सामान्य में आपने देखा 0 से 50, उत्तम में होता है 50 से 75 या 51 से 75, और सर्वोत्तम श्रेणी में होता है 75 से 100 अंक वाला पशु। ये हो गया आपका पशुओं का जो भी सिलेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड बात करते हैं पशुओं का भार ज्ञात करना। अब पशुओं का भार ज्ञात क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। भार तो चलो ज्ञात करने की विधियाँ हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि पशुओं में जो नियमित वृद्धि है, पशुओं की जो वृद्धि है उसका वृद्धि दर का हम पता कैसे लगाएं। वो वृद्धि दर का पता लगाने के लिए जैसे उसका अच्छे से वजन बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, कम बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, यानी पशु बीमार है, अस्वस्थ है, इस प्रकार से उसकी
वृद्धि को पता लगाने के लिए हम उसका भार देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो संतुलित आहार निर्धारण। अब पशु में संतुलित आहार का निर्धारण कैसे करें, तो उसका जो बॉडी वेट होता है उसके अनुसार ही संतुलित आहार का निर्धारण किया जाता है। जो उसका शरीर का भार होता है उसके अनुसार संतुलित आहार निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हम बात करें गाय का जो 100 केजी बॉडी वेट के ऊपर जो शुष्क पदार्थ उसको दिया जाता है वो 2.5 केजी होता है। इसी प्रकार भैंस को 100 केजी बॉडी वेट के ऊपर 3 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजनन योग्य उम्र का पता लगाने के लिए कि पशु की उम्र प्रजनन योग्य हो गई है या नहीं। इसका जनरली देखो उम्र का भी रखते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार का है इसमें, है ना। बार का जैसे 250-300 केजी की अगर बच्चियाँ हैं तो उस हिसाब गाय भैंस के उस हिसाब से तो वो आपके प्रजनन योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु के स्वास्थ्य के लिए। पशु का स्वास्थ्य सही है नहीं है इसके लिए भी हम ये भार ज्ञात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पशु को औषधि देने की, तो औषधियाँ पशु को देने के लिए औषधि की जो मतलब मात्रा जो हम निकालते हैं वो मात्रा कैसे निकाले, जैसे पशु का जो बॉडी वेट होगा उसके अनुसार ही पशु को वो दवाई की मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिसर्च कार्य होते हैं, अपने जो भी रिसर्च वर्क है उसके अंदर भी भार का बहुत महत्व होता है। अब हम इसकी विधियाँ देख लेते हैं। मांस के लिए भी है, मांस की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी हम भार देखते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भार ज्ञात करने की विधियाँ, जो इसमें मेनली 2 विधियाँ, एक होता है मशीन द्वारा और जो सेकंड है अपना सूत्र द्वारा। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग भार ज्ञात करने के सूत्र दिए हैं, उनके अनुसार भार ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट हम बात करें मशीन द्वारा, तो जैसे सब आप सब लोग जानते हैं मशीन द्वारा कैसे, जैसे कांटा होता है वहाँ पे पशु का भार ज्ञात किया जाता है ना। तो मशीन द्वारा तो ये हो गया। मशीन द्वारा हम भार ज्ञात करते हैं, उसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा पशु है उसको लगभग 24 घंटे पूर्व आहार देना बंद कर देना चाहिए। लगभग 24 घंटे पूर्व आहार देना बंद कर दें और उसको लगभग 8 घंटे पहले पानी देना भी बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट बॉडी वेट आ जाता है। और ये अगर मशीन द्वारा भार ज्ञात करने की हम बात करें तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छी उपयुक्त विधि मानी जाती है ना। वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि मानते हैं हम इसको, जो मशीन द्वारा भार ज्ञात करते हैं उसको, है ना। वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त विधि है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूत्र द्वारा। अब सूत्र द्वारा 2-3 वैज्ञानिकों सूत्र अलग अलग दे रखे हैं, जैसे शेफर का सूत्र हो गया, अग्रवाल का सूत्र हो गया। अब वो सूत्र में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पशु की लंबाई, उदर घेरा, उसके सीने का जो घेरा होता है उसके अनुसार हम उसका बॉडी वेट ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं जैसे आप लंबाई की बात करें तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है। ये जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट दिखाया गया आपको, पॉइंट ऑफ शोल्डर है ना, यहाँ है ये पॉइंट ऑफ शोल्डर। यहाँ से लेके और जो ये होती है ना अपनी पीछे की जो नितंब अस्थि बोलते हैं, पिन है, ये यहाँ तक है ना। ये जो अपना पैर है उसके आप यहाँ जो हड्डी होती है ना, इस हड्डी तक की जो ये लंबाई होती है तो हम लंबाई मानते हैं ना। पशु को मान लो कि आपको लंबाई के लिए पूछा जाए तो आप लंबाई यहाँ से यहाँ तक मापनी होती है। सूत्र हमारे काम आती है लंबाई, तो लंबाई को यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सीने का घेरा, सीने का घेरा होता है जो इस जगह पे, ये है हर्ट ग्रिथ है ना, इसको हम रत घेरा भी बोलते हैं। सीने के घेरे को क्या बोलते हैं, रत घेरा। हृदय का घेरा है ना, रत घेरा। तो ये रत घेरा सीने का घेरा होता है, वो कहाँ पे, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये चारों तरफ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके चारों तरफ से जो घेरा आएगा उसको फीते से नाप लिया जाता है और वो नाप लिख लिया जाता है। और उधर के घेरे की बात करते हैं तो उधर का घेरा कहाँ होगा, ये जो जांघ है पिछली, उसके आगे से यहाँ पेट के जो चारों तरफ होती है ना, चारों तरफ की वो ज्ञात कर ली जाती है ना इसमें भी। उसके बाद हम बात करते हैं सूत्र की। फर्स्ट सूत्र हमारा आता है शेफर का सूत्र है ना। ये सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो पशु का भार ज्ञात करते हैं हम, वो पौंड में आता है, पौंड में निकाला जाता है भार। और उसका सूत्र होता है लंबाई इंच में इंटू सीने का घेरा इंच में, सीने का घेरे का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में 300। लंबाई इंच में, सीने का घेरा इंच में, स्क्वायर अपॉन 300, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसके आता है पौंड में आता है, तो अब आपको इसका पता होना चाहिए कि 1 पौंड में कितने केजी होते हैं ना। जीरो 0.454 केजी है ना। 1 पौंड में कितने,
0.45। ये जो आपका आएगा वेट, उसको आप केजी मान के नहीं कर लेना, ये तो पौंड में आएगा। उसके बाद आपको कन्वर्ट करने के लिए एक पौंड में होता है 0.454 केजी। एक केजी में पौंड कितने होते हैं? 2.205 पौंड है ना। ये तो हो गई याद रखने वाली बात है ना। अगर आपको इसमें मान लो कि आपको इसका दे दिया जाए, क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाए, तो आपके पौंड में बाहर आ रहा है, आपको ऑप्शन में पौंड में नहीं मिलेगा। अगर केजी में मिलता है तो आप उसको कन्वर्ट करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन आप भी नोट करें। एक भैंस की लंबाई, एक भैंस की लंबाई एक भैंस की लंबाई 60 इंच, लंबाई दे रखी है आपको 60 इंच, एवं का घेरा दिया है आपको 80 इंच, का घेरा है 80 इंच है ना। इंच है तो उसका भार ज्ञात कीजिए है ना। तो भैंस का भार ज्ञात कीजिए, केजी में करना है आपको। करें आप इसको नोट भी कर लें और आंसर भी आप ही बताएंगे ना। तो मैं फॉर्मूला अभी बताती हूँ आपको, पीछे वापस करके फॉर्मूले को लिख के। फॉर्मूला है हमारा, ये नोट कर ले फॉर्मूला, उसके बाद मैं वापस आगे कर रही हूँ। क्या स्क्वायर है इसका, मैंने आपको जैसे बताया था, इसका स्क्वायर है ना। लंबाई इंच में है, सीने का घेरे का स्क्वायर है, और अपॉन में 300 है। स्क्वायर ओनली इसी के ऊपर है आपका, नोट कर ले ये, उसके बाद आगे निकाल रही हूँ मैं। क्या नोट आपने ऑनलाइन नोट कर लिया सभी ने? तो एक बार जवाब दो, नोट कर लिया, आगे बढ़े। आपको क्वेश्चन निकालती हूँ वापस में आगे। ओके, नोट कर चुके हैं आप लोग। अब आप ये क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर आने के बाद दीजिए। आया किसी का आंसर केजी में? पौंड में कितना आया है? ये मंजू क्या लिखा है, थोड़ा वापस टाइप करके बताएं, आंसर सही नहीं दिख रहा है आपका। पौंड में तो निकाल लिया चलो आपने, है ना। अब मेरे को इसको केजी में बताएं। जिसने पौंड में निकाला है, आपने निकाल लिया केजी में? कितना आया है? 32 केजी। चेक करो वापस। चलो, पौंड में जिन्होंने निकाला है वो सब लोग केजी में निकाल के बताएं। केजी में कैसे निकालते हैं?
मैंने निकाला केजी में। मैंने आपको बताया था ये चीज़, 1 पाउंड बराबर 0.454 kg। अब आपको आंसर में ये पाउंड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अगर किलोग्राम में मिलता है तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी इसका आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये निकालना आना चाहिए आपको। चलो पाउंड तक सबके आंसर आ गए हैं। कितने आए हैं? 1280 पाउंड है ना। हम कर देखते हैं उसको। कितना था? लंबाई थी 60 का, घेरा था 80 का होगा स्क्वायर, और अपॉन में था 300। आगे अगर हम सोल्व करें इसको, ये हो गया 3 इंटू चलो पौंड में तो आप लोगों ने करेक्ट निकाला है, जिसने 1280 निकाला है ना, इसका मतलब आपकी मैथ अच्छी है। बाकी लोगों को तो मैथ सोल्व करने में भी दिक्कत आती है ना, तो आप जीनियस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप आगे का बताएं। केजी में किसी को नहीं आया? आया है भाई, लाखन सिंह भंडारी 582 ना। तो आपने क्या लिखा है ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है केजी वाला। टाइपिंग हो रही है आपकी ये, और हिंदी में तो हमें आती नहीं है गिनती। निकालते हैं, देखो ये इंटू कर लेंगे इसको, है ना। जैसे आपको बताया गया है 1 पाउंड के अंदर केजी बता रखा है हमको, है ना। 1 पाउंड में केजी दे रखा है, तो हमें 1280 पाउंड है ये। तो 1280 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करने के लिए उसी से इंटू करो आप। इंटू करने पे कितने आ रहे हैं चेक करो। 1280 इंटू कितना है? 581, है ना। तो लगभग आपका ये हो जाएगा केजी में 581 केजी, है ना। इसको इंटू करना है और कुछ नहीं करना है अपन को। तो 1280 आया है उसको हम इंटू करते हैं 0.454, है ना। इंटू किया आपने तो आपका आ गया आंसर 581 केजी। कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपको आराम से आंसर आ जाएगा। पौंड तक आप आराम से निकाल सकते हैं, इतनी मैथ सबकी पड़ी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ तक आने के बाद घबराना नहीं है। बस जो ये आपको याद रखना है कि 1 पाउंड में कितना होता है, बस ये ध्यान रखो। ये चीज़ आपको याद रहेगी, दोनों चीज़ याद रखनी है, वो जो मैंने लिखाई थी दोनों। उसके बाद आप इंटू करके आराम से निकाल सकते हैं। अब केजी हो तो केजी को भी आप उसमें निकाल सकते हैं, दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ वो भाग देते हैं कुछ लोग, इसमें भाग नहीं देना है, इसको इंटू करना है अपने, है ना। आ गया समझ में? न्यूमेरिकल चले, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और सूत्र है अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल का सूत्र में उसमें क्या डिफरेंस है? अग्रवाल का सूत्र है ये उसी का संशोधित रूप है जो हमने पहले पढ़ा ना, शेफर का। आपको वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना है ना, सिर्फ सूत्र याद नहीं रखना है। शेफर का सूत्र यानी किस वैज्ञानिक ने वो आयु का जो सूत्र दिया है, मेनली आपको मान लो ये अग्रवाल वगैरह कोई नहीं दिया हो तो इम्पोर्टेंट शेफर है ना, शेफर याद रखना है ना। वैसे तो अग्रवाल और सब आपको याद रखना ही है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने शेफर का सूत्र, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं, सेकंड सूत्र है अग्रवाल का सूत्र। ये है शेफर के सूत्र का ही संशोधित रूप है, उसी को इन्होंने संशोधित कर दिया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें जो पशु का भार आता है वो सेर में आता है। अपने अभी तक आ रहा था किसमें? पौंड में। शेफर का जो सूत्र था उसमें हमने पौंड में ज्ञात किया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आएगा आपके भार आएगा सेर में आएगा। इस यूनिट को याद रखना है, किसमें ज्ञात करते हैं? सेर में। पिछले वाले में था हमारे पौंड में और इसमें है सेर में। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा संशोधन किया हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है ये, हाँ लंबाई इंच में, सही है। ये है लंबाई इंच में और ये सीने का घेरा इंच में, वही है। बस आपको नीचे थोड़ा सा ये चेंज किया है, इसने क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया है। नीचे इसने अ कर दिया है और स्क्वायर को हटा दिया। चलो अब सूत्र तो हम याद कर लेंगे। अब सूत्र में हम अ का मान कैसे रखें, है ना, ये भी समस्या है। तो अ का मान कैसे होता है? जो सीने का घेरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अ का मान है वो किस पे डिपेंड करता है? सीने के घेरे के ऊपर। सीने का घेरा यदि मान लीजिए आप 65 से कम है, अगर पशु का सीने का घेरा आता है 65 से कम, तो उसका हम अ लिखेंगे 9। के बाद हम बात करते हैं सीने का घेरा, मान लो कि 65 से 80 के बीच में है ना, 65 से 80 के बीच में है, तो उसके लिए हम अ की वैल्यू लिखते हैं 8.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीने का घेरा 80 इंच से ज़्यादा हो। मान लो कि सीने का घेरा
80 इंच से ज़्यादा है तो हम कितना लिखें, उसके लिए हम लिखते हैं 8, है ना। तो अ के विभिन्न वैल्यू ये आपको याद रखनी है, अलग अलग तरीके से हो सकता है अ की वैल्यू, अगर आपको जैसे ये घेरे का पता होगा तो उसके हिसाब से आप अ लिख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट आपके, बात करते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें इस तक तो किसी समस्या नहीं है बाहर ज्ञात करने तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पशुओं को चिन्हित करना, है ना। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया ना, कंप्लीट हो चुका है वो अपने। हाँ किसी को दिक्कत नहीं है, चलो अच्छे से समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं को चिन्हित कैसे करते हैं, करना है। नेक्स्ट है पशुओं को चिन्हित करना, ये अपना थोड़ा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करना। अब देखिए जैसे गांव में नॉर्मली पशु होते हैं 5, 7, 10 जो नॉर्मल लेवल पे, उसमें तो चिन्हित की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करें, जैसे हो गया हमारा डेयरी फार्म जिसपे बहुत सारे पशु होते हैं ना, तो इसमें पशुओं का मतलब जानकारी होने के लिए उनको क्या करते हैं हम, चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि भेड़ों का झुंड है, और भेड़ों का झुंड मान लो एक व्यक्ति के पास 50-100 भेड़े हैं, दूसरे के पास भी 50-100 भेड़े हैं, एक ही जगह चरने गई और मिक्स हो गई सारी। अब अपन एक एक को नाम से तो पहचान नहीं सकते। मान लो गांव में तो अपन काड़िया धुड़े नाम भी रख देते हैं उनके, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे तो झुंड है उनका, इतना बड़ा फ्लोक है, उस फ्लोक में हम कैसे पहचाने उनको। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पशुओं के चिन्हित किया जाता है उनको। इसमें कई सारी 4-5 विधियाँ हैं कि हम बात करें। फर्स्ट विधि है टेटूइंग, है ना। टेटूइंग में क्या होता है कि आप अच्छे से जानते हैं टेटू क्या होते हैं, आप सबको पता है ना। बहुत क्रेज भी होता है इसका लोगों में। टेटू नॉर्मली लोग भी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो पुराने लोग हैं अपने पहले के, वो क्या करते थे, अपने हाथ पे नाम वगैरह लिखवा देते थे ना, कोई भगवान का कुछ ओम वगैरह कोई नाम ऐसे, और वो स्थायी रूप से रहते थे। वही होती है टेटूइंग। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। टेटूइंग यानी टेटू बनाना। और टेटू क्या होता है, मशीन से बनाया जाता है। जो टेटूइंग मशीन होती है उससे टेटू बनाया जाता है। जो ये है ना, ये विधि स्थायी विधि है। जो टेटूइंग विधि है वो स्थायी विधि है, यानी जो इसमें निशान हम लगाते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं। इसीलिए हम इसको सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं। कौन सी विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि। अब आपको अगर पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ विधि है ना चिन्हित करने की, तो हो गई ये आपके टेटूइंग विधि ना, याद रखना है इसको। आपकी जो ये विधि, एक ये चीज़ भी आपको स्पेशली याद रखनी है, ये विधि, इसमें जो चिन्ह हम लगाते हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं। अब ये करते कैसे टेटूइंग, इसमें क्या होता है कि जो टेटूइंग मशीन होती है उससे पशुओं में स्पेशली जो इनका कान होता है उसके जो अंदर की त्वचा होती है, मतलब बिल्कुल जो मुलायम त्वचा, उसके ऊपर की जाती है ना। उसके ऊपर टेटूइंग मशीन से कुछ निशान गोद देते हैं और उनमें बाद में इंक भर जाती है। जो भर दी जाती है वो इंक परमानेंट रहती है ना। और इसमें क्या होता है कि जो हल्के रंग वाले कान के पशु होते हैं ना, उनके ही कर सकते हैं हम। जो ज़्यादा डार्क होंगे उन पशुओं के तो ये दिखाई भी नहीं देगा कलर, है ना। तो इसका ये थोड़ा लिमिटेशन है कि जो हल्के रंग वाले पशु है उनके ही यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर बात करें हम किस में प्रचलित है, ये आपसे पूछ सकते हैं ना, किस में प्रचलित है। गाय भैंस के लिए प्रचलित विधि, है ना। गाय भैंस के लिए प्रचलित स्थायी विधि। अगर स्थायी विधि बात करें तो आपको स्थायी तो यही है, और अगर स्पेशली गाय भैंस में पूछे तो ज़्यादातर विधि यही प्रचलित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं उम्र की। तो उम्र जनरली इसकी टेटूइंग की क्या होती है, 7 से 15 दिन की आयु, है ना। आयु का इसमें ध्यान रखना होता है, 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की आयु पर ही कर देते हैं, ताकि वो जो कान होता है, त्वचा होती है पशु की थोड़ी मुलायम होती है उस टाइम, और इजीली हो पाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दागना या ब्रांडिंग। दागना या ब्रांडिंग जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ठंडी विधि और गर्म विधि। ठंडी विधि में तो क्या करते हैं कि जो ये अक्षर होते हैं इनको क्या करते हैं, ब्रांडम तेल होता है। ब्रांडम तेल उसमें भिगो के और पशु के मतलब पीठ पे, या जिसको हम बोलते हैं जांग के ऊपर, जो पीछे की जांग होती है पशु की, उसके ऊपर, ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना जगह पे, ये इस तरीके से यहाँ पे इनको गोद दिया जाता है ना। तो ठंडी विधि में तो आपको जैसे मैंने बताया क्या होता है कि ब्रांडम तेल के अंदर
भिगोकर लगाया जाता है। और गर्म विधि में तो आप सबको नाम से ही पता है, गर्म विधि है, तो इसमें क्या उनको गर्म करके और पशु के यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे वो निशान वहीं बन जाते हैं, वो त्वचा जल के, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हाँ ये हो गया आपका, दबाकर इनको लगा देते हैं। और जब जल जाता है ना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा देते हैं ना, इस पशु के यहाँ पे फिर यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गई आपकी ठंडी विधि और गर्म विधि। ठंडी विधि में याद रखना ये होता है ब्रांडम तेल, जिससे निशान बना देते हैं। और इसमें गर्म विधि में तो कुछ नहीं करना है, गर्म विधि में तो डायरेक्टली गर्म करके लगा देते हैं। लेकिन ये विधि स्थायी नहीं होती है, अस्थायी विधि है ना, वो अस्थायी विधि माना जाता है। जबकि वो जो अपन ने पहले पढ़ी थी टेटूइंग, उसको हम स्थायी विधि मानते हैं ना। इस प्रकार से अलग अलग अंक हो सकते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, रोड के ऊपर उनको लगा दिया जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं टैगिंग। टैगिंग क्या होता है, जनरली आपने देखा भी होगा गांव में, है ना, जो अपने पशु होते हैं उनके कानों में येलो येलो रंग के ये प्रकार के टैग दिखते हैं ना। और ये जो मेनली है ना, वे पशुओं में तो अपन ने बात की थी टैटूइंग ज़्यादा प्रचलित है, ये भी करते तो सब पशुओं में हम कोई से भी कर सकते हैं ना, कर तो पाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित अपने वो जो टैटूइंग थी वो है। ये टैगिंग होती है, ये जनरली सभी पशुओं में करते हैं, जैसे पक्षी वगैरह हो गए, सबके टैग लगा सकते हैं अपन, है ना। तो टैगिंग जैसे इनमें भी, गाय भैंस में भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब स्पेशली अगर प्रचलित पूछे तो आप टैगिंग वो करेंगे टैटूइंग, बाकी ये भी हम कर सकते हैं इसमें, है ना। टैगिंग में कुछ नहीं करना है, इनके टैगिंग मशीन से टैग लगा दिए जाते हैं, जिनके ऊपर के नंबर वगैरह लिखे होते हैं, उससे पशु की पहचान करना आसान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छल्ला लगाना, या जिसको हम बोल सकते हैं रिंगिंग। है ना, क्या किया जाता है कि ये पक्षियों के पैरों में, और यहाँ पे इनको रिंग पहना दी जाती है, जिसमें कि रिंग में भी टैग वगैरह लगे हुए होते हैं ना। तो इसको हम, अगर आपको मान लो कि ये पूछा जाए कि पक्षियों में प्रचलित विधि, मान लो रिंगिंग आ गया तो आपने रिंगिंग टिक कर दिया, लेकिन मान लो रिंगिंग नहीं देके और ऑप्शन में टैगिंग आया हुआ है ना, तो इसको हम टैगिंग मान सकते हैं। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं टैगिंग भी, इसमें रिंगिंग तो है कि छल्ला डालना, लेकिन वो भी हम कैसे टैग तो लगाएंगे, तो वो टैग लगा के किया जाता है, इसलिए इसी विधि को हम मतलब रिंगिंग में भी मान सकते हैं। ये ऑप्शन आता है तो आपका यही सही होगा, रिंगिंग नहीं, और ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, टैगिंग। और जनरली ये किसके लिए प्रचलित है, तो ये आप नोट कर ले, पक्षियों में, है ना, लिखा हुआ है पक्षियों के पैरों में डालते हैं ना, ये पक्षियों में प्रचलित विधि है छल्ला लगाना। या फिर छल्ला लगाना नहीं आए तो आप बोल सकते हैं टैगिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर नोचिंग, है ना। ईयर नोचिंग क्या होता है कि पशुओं के मतलब कान में कट लगा दिए जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये तो लिखा हुआ है कान काटना को हम बोलते हैं ईयर नोचिंग। अभी आपको किससे करते हैं, तो यंत्र है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश नाम पता है तो नोचिंग यंत्र। नोचिंग यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, पशुओं के जो कान होते हैं उस पर वी आकार के या चौकोर आकार के कैसे भी खांचे बना दिए जाते हैं, यानी वहाँ पे कट लगा दिया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं ये किस में प्रचलित है। तो नॉर्मली तो इसको जैसे गाय वगैरह सब में कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली आपको पूछे तो ये इसमें आप सूअर इसका एग्जाम्पल देंगे, है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ये सूअर के लिए ही यूज़ की जाती है। आपको पहला उदाहरण इसका सूअर ही है, और बाकी का तो बाद में चलो आप भाई गाय भैंस में भी कभी आपने देख लिया हो, वैसे तो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है भाई, ऐसे तो नहीं है कि हम सिर्फ सूअर में ही कर पाएँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल हम सूअर मानते हैं क्योंकि प्रचलित ये सूअर के अंदर है। कभी कभी इसको भेड़ में भी करते हुए देखा गया है, भेड़ में भी करते हैं कभी कभी, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल आपसे इसका पूछते हैं तो क्या लिखोगे, सूअर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंग लगाना या पेंटिंग करना। अब इनके नाम से ही पता है आपको, ज़्यादा याद रखने की जरूरत तो है नहीं। रंग लगाना या पेंटिंग करना क्या होता है, जैसे पशु होता है उसके ऊपर रंग लगा दिया जाता है। अब रंग लगा दिया जाता है, ये मेनली प्रचलित किस में है, भेड़ों में। स्पेशली तो इसको भेड़ों के लिए ही मानते हैं, लेकिन कभी जैसे आपको भेड़ बकरी दोनों का पूछा जाए, दोनों शामिल में दिए जाए तो भेड़ बकरी सही आंसर होता है इसका ना, बकरी में भी करते हैं ये। लेकिन स्पेशल अगर एक ही आंसर पूछे आपसे तो स्पेशली ये भेड़ों में प्रचलित है ना। भेड़ों के ऊपर ऐसे इस प्रकार से जैसे आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से या इस प्रकार से कोई भी रंग लगा दिया जाता है, जिससे कि अलग से भेड़ों की पहचान करना पॉसिबल होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि चलो रंग तो लगा देंगे, ठीक है, रंग लगा दिया कर दिया, लेकिन रंग लगाना भी कोई स्थायी विधि तो है नहीं। ये भी आपको स्थायी तो मैंने बताई थी, वही विधि है
और इसमें ये स्थायी नहीं है। जैसे आपके ईयर नोचिंग भी स्थायी में ही आती है, बाकी सब जो दूसरी विधियाँ हम देख रहे हैं वो अस्थायी है। जैसे आपने ये पीछे भी बात की थी, अगर छल्ले डालेंगे या फिर या आपने बात की थी टैग लगाएंगे, ये सब अस्थायी होते हैं ना, इसका ध्यान रखना है थोड़ा। मतलब लिखना का कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ध्यान में रखना है अपन को, है ना। हम बात कर रहे थे रंग लगाना या पेंटिंग, तो पेंटिंग आपको मैंने बता दिया ये होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब हम अगर बेड पे पेंटिंग करेंगे, बेड पे इसे कलर वगैरह लगाएंगे तो उसकी ऊन खराब हो जाएगी, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। थोड़ा मतलब ऊन पे इसका इफेक्ट पड़ता है तो ऊन खराब हो जाती है, तो इसकी थोड़ी लिमिटेशन हैगी, ऊन खराब हो जाती है। ये स्थायी नहीं है। मान लो कि आप पक्का कलर लगा दो कि भाई नहीं है तो स्थायी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पक्का लगाओ कच्चा लगाओ, कलर तो एक टाइम के साथ कैसे चला जाएगा। मान लो कलर नहीं जाता है आपके, रह गया, लेकिन उसकी क्या ऊन स्थायी थोड़ी है। पशु जनरली हमने बोला है कि ये बेड में करते हैं, और बेड के तो आप टाइम टाइम पे बाल काट दिए जाते हैं ना, तो इसमें स्थायी नहीं हो सकती, ये विधि भी स्थायी नहीं है। और स्पेशली आपको पूछे किसमें प्रचलित है तो भेड़ों में है और बकरी में भी है। मतलब ज़्यादा प्रचलित तो है भेड़ों में, दोनों भेड़ बकरी दोनों आए ऑप्शन में, तो भेड़ बकरी सही है इसका आंसर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गले में मेटल की पत्ती लटकाना। ये भी लगभग उसका टैगिंग का ही पार्ट मान सकते हैं आप। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, छोटे जो पशु होते हैं उनके गले में टैग वाली वो लटका दी जाती है ना, जो रिंग, मतलब उसको हम बोलते हैं धातु की या किसी भी जंजीर, जंजीर के अंदर भी टैग ही लगा के लटका दिया जाता है। तो भी अगर आपको गले में मेटल लटकाने की पत्ती ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आता है टैगिंग, तो ये भी टैगिंग के अंदर ही आता है ना। ये अलग से हमने विधि लिख रखी है, लेकिन ये भी अगर बड़े लेवल पे अपन इसको देखें तो ये भी एक तरह की टैगिंग ही है, लेकिन ये भी अस्थायी है। इसमें भी क्या होता है कि पशुओं के जब आप लगाओगे ये टैग वगैरह छल्ले वगैरह, तो ये तो गिर जाते हैं कभी भी, तो ये भी आपकी हो गई अस्थायी विधि। इस प्रकार से हमारे ये कंप्लीट हो चुका है पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करने में अगर आपको कोई है चिन्हित करने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, बाकी हमारे कंप्लीट है ये टॉपिक। हाँ, टैगिंग तो अधिक आयु पे कर सकते हैं, टैगिंग तो आप कभी भी कर सकते हो ना। मैंने बताया था टैटूइंग, टैटूइंग होता है उसकी उम्र होती है कि स्पेशल उम्र में है, आपके टैटूइंग छोटी उम्र में करते हैं ना। ये तो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद किसका है आपके टैगिंग, टैगिंग का तो ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं उम्र का, तो टैग तो आप कभी भी लगा सकते हैं ना। कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, सबको समझ में आ गया के बच्चों। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल।